आपको बता दें, बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिहार से बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवार उतार दिया है। बिहार से मनन कुमार मिश्र को उम्मीदवार बनाया गया है। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद बिहार में 2 सीटें खाली हुई हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी ने एक सीट पर अपने कोटे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेजने का पहले ही से फैसला कर लिया है। और अब जो दूसरी उम्मीदवारी थी उसके भी नाम तय कर लिए गए हैं। मनन कुमार मिश्र को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में 2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई हैं। मीसा भारती और विवेक ठाकुर के सांसद बन जाने के बाद से सीटें खाली थी, जिस पर अब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी ने पहले ही एक सीट पर अपने कोटे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को भेजा था और अब मनन मिश्र को उम्मीदवार बनाया गया है। और हमारे साथ मनन मिश्र खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। मनन मिश्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जाहिर सी बात है, आपको ये बड़ी जिम्मेदारी और एक उम्मीदवार के तौर पर लाया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। महसूस क्या करना है, देश की सेवा करनी है, सरकार की सेवा करनी है और पार्टी को मजबूत करना है। माननीय मोदी जी के, अमित शाह जी के, इनके हाथों को मजबूत करना है और देश की सेवा करनी है। एक लंबा सफर भी रहा है आपका, और उससे क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में किस तरीके से आप पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और कैसे आगे काम कर सकेंगे? नहीं, देखिए, बुद्धिजीवी समाज में, वकीलों में, उनके बीच तो काम करता रहा हूँ, उनकी सेवा करता रहा हूँ। देश की सेवा करने की इच्छा थी। माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने अगर ये मौका दिया है तो सरकार की सेवा करूंगा और पार्टी को भी मजबूत करूंगा। वैसे मनन मिश्र जी, कब आपको जानकारी मिली कि आपको उम्मीदवार बनाया गया है? नहीं, ये जानकारी तो 2-3 दिन पहले से थोड़ी बहुत हो रही थी, लेकिन फाइनल आज पता चला। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मनन मिश्र जी जुड़े हैं, जिनको अब बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है राज्यसभा के लिए। और जैसा कि वो बता रहे थे कि ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वो मनन कुमार मिश्र ने उसको लेकर धन्यवाद भी बीजेपी पार्टी को दिया है। और साथ ही साथ पीएम मोदी के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का भी उन्होंने धन्यवाद किया। आपको बता दें कि मनन मिश्र को बीजेपी ने बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर ही करेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने बिहार के मदरसों में होने वाली पढ़ाई को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिहार में सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे मदरसों में कथित तौर पर कट्टरपंथी सिलेबस और पाकिस्तान में पब्लिश हुई किताबें पढ़ाई जा रही हैं। न्यूज़ 18 ने जब पड़ताल शुरू की तो हमारे हाथ लगी वो किताब तालीमुल इस्लाम। इस किताब को जब न्यूज़ 18 ने पड़ताल किया तो हकीकत सामने निकल कर आई है। आप रिपोर्ट देखिए। बिहार के मदरसों में नफरत पढ़ाई जाती है, ये बड़ा आरोप लगाया है एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की ओर से लगाए गए आरोप के बाद ये मामला बेहद गंभीर हो गया है और मदरसों में पढ़ाए जाने वाले नफरत और कट्टरपंथ की पढ़ाई को तत्काल बंद करने की मांग उठने लगी है। न्यूज़ 18 ने इन आरोपों की पड़ताल की। हमारी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया वो भी बताएंगे। पहले एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो की ओर से लगाए गए आरोपों को जान लीजिए। आरोप नंबर 1, मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम चल रहा है। आरोप नंबर 2, यहां गैर मुस्लिमों को काफिर बताया जाता है। आरोप नंबर 3, आरटीई के इतर गतिविधियों में फंड का दुरुपयोग। आरोप नंबर 4, मदरसा बोर्ड का सिलेबस पूरी तरह कट्टरपंथ से भरा हुआ है।
आरोप नंबर 5, मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला होता है। आरोप नंबर 6, मदरसों में पाकिस्तान की किताबें पढ़ाई जा रही हैं। मदरसों पर जब बड़े सवाल खड़े हुए तो न्यूज 18 ने उसकी हकीकत जाननी चाहिए। न्यूज 18 ने जब हकीकत की पड़ताल की तो हाथ लगी वो किताब जिसमें नफरत की पढ़ाई पढ़ाने का आरोप लगा था। ये किताब हमारे पास है, तालीमुल इस्लाम। हजरत मुफ्ती आजम मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह जो हैं वो ये लिखते हैं। किताब का नाम है तालीमुल इस्लाम और लेखक हैं मौलाना मोहम्मद किफायतुल्लाह। इसके पेज नंबर अगर 9 पे जाएंगे तो वो सवाल और जवाब के तरह जो है वो पूरे बातों को रखा गया है। यहाँ पे अगर जाएंगे तो पेज नंबर 9 में एक सवाल आता है कि जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उसे क्या कहते हैं। जवाब है उन्हें काफिर कहते हैं। फिर सवाल आता है कि जो लोग खुदा ताला के सिवा और चीजों की पूजा करते हैं या 2-3 खुदाओं को मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे लोगों को काफिर और मुशरिक कहते हैं। अगला सवाल आता है कि मुशरिक बख्शे जाएंगे या नहीं। जवाब आता है कि मुशरिक को बख्शा नहीं जाएगा, वो हमेशा तकलीफ और दुख में रहेंगे। न्यूज 18 की पड़ताल में मदरसों में पढ़ाए जाने वाली इस किताब में वो शब्द लिखे मिले जिनको लेकर एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो ने सवाल खड़ा किया है। इस किताब की हकीकत और लिखे हुए शब्दों के मायने जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पटना के राजकीय मदरसा शमशुल होदा पहुंची। आपको लगता है कि ये इस तरह के जो पढ़ाई की जाती है इसको अब जहाँ पढ़ाई की जाती है उनसे आप सवाल कीजिए। हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है। इसलिए अब जो लोग जिन लोगों ने लिखा है उनके यहाँ क्या ये है इंटेंशन है। आप बोल रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में लिखी गई है, कहाँ की लिखी गई है, तो उनसे आप जाके पूछिए। ये हमारे मुल्क की चीजें नहीं है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। देखिए, तो ये जो है लगातार ये सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिलेबस यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। अब सवाल है कि सरकार से फंड मिल रहे मदरसों में ऐसी बातें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? इसको लेकर न्यूज 18 की टीम जब बिहार मदरसा बोर्ड के सचिव के पास पहुंची तो उन्होंने पहले तो बचाव करने की कोशिश की, लेकिन सबूत दिखाए जाने पर ये कहने लगे कि कंप्लेन मिलने पर इसको देख लिया जाएगा। मेरा सवाल ये है कि ये जो पढ़ाई जा रही है, पर अब तो उलमा लोग बैठेंगे, सरकार के प्रतिनिधि बैठेंगे, उसके बाद देखा जाएगा उसको। मतलब आपको लगता है कि इसे बदलने की जरूरत है या नहीं? अब देखिए, अब तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, अब हम एक अदना सा कर्मचारी हैं, हम कैसे निर्णय ले लेंगे? ये तो बहुत बड़े संस्था। लेकिन ये सिलेबस अगर चलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जिस पर इतना विवाद हो रहा है और ऐसे किताबें जो आपके सामने हो रहा है, इस पर निर्णय लिया जाएगा। रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। सरकारी महकमे बचाव में उतरे हैं, मदरसा व्याख्या कर रहा है, पर सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकारी पैसों से चल रहे मदरसों में नफरत की पढ़ाई क्यों और कब तक होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इस मुद्दे पर सियासत काफी गर्म है और इसीलिए इस मुद्दे पर रात 8 बजे बहस बिहार की में भी चर्चा होगी, तो आप जरूर देखिएगा बहस बिहार की। बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। मदरसा में कट्टरपंथी किताब पढ़ाए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के मदरसों पर उठाए सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मंत्री जमा खान ने बिहार के मदरसों को क्लीन चिट दी। एनसीपीसीआर के चीफ प्रियंक कानूनगो के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि पूरी जानकारी आने के बाद सरकार कदम उठाएगी। मदरसा में होनी चाहिए जो जानकारी है, जो उसका उस मदरसे में पढ़ाई जाती है, मदरसा का जो नीति है, नियत है, वो मैं बताना चाहता हूँ। फ्रेश है और सबके लिए है, और जो भी मुसलमान का बच्चा जाता है, जो भी जाता है, उसमें भाईचारा मोहब्बत के साथ साथ रहने की तौर तरीका, चलने का तौर तरीका, पढ़ने का तौर तरीका, सम्मान करने का तौर तरीका, देश के मरने के लिए तौर तरीका, देश के लिए कुर्बान होने का तौर तरीका, ये बताया जाता है। और जो ऐसा कहता है, मैं उससे कहना चाहता हूँ आप जांच करें, अगर ऐसा कहीं हुआ तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। चूंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मदरसा पर सवाल खड़ा करके, मदरसा के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगा करके आप जो मुसलमान बुनियादी तालीम हासिल करते हैं, जो मुसलमान के बच्चे बुनियादी तालीम के माध्यम से
देश की राजनीति में, शिक्षा के वातावरण में, तालीम के माहौल में स्वयं को आगे बढ़ा करके देश को मजबूत बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनको आप रोकना चाहते हैं। बिहार के जो मदरसे चलते हैं उसमें बिहार सरकार का अनुदान मिलता है और इसमें बिहार सरकार की डायरेक्ट इंटरफेरेंस होती है। अगर ऐसी कोई बात आ रही है तो बिहार सरकार के लोग चुप क्यों बैठे हैं, उसे करें, और नहीं तो ऐसी अगर खबरें आ रही हैं तो जांच पड़ताल करें और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। ये तो बिहार सरकार और उनकी जिम्मेवारी बनती है ना। कोई भी शिक्षण संस्थान इसलिए बनाया जाता है ताकि समाज और देश के लिए अच्छे नागरिक बनाया जाए, पर अगर ऐसे संस्थान देश विरोधी कार्रवाइयों में लिप्त पाए जाते हैं, खास करके मदरसाज, तो उनके खिलाफ सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, नकेल कसना चाहिए, क्योंकि सरकार के अनुदान से ही या मदरसों में जो टीचर आती हैं, सरकार उनको सैलरी देती है, उससे चलता है। कट्टरवाद पैदा करने का ये मानसिकता कतई उचित नहीं है और ये पूरी जानकारी आने पर सरकार कदम उठाएगी और ऐसे मानसिकता को बढ़ाने वाले पर कार्रवाई भी होगी। बात करते हैं अगली खबर की। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बीच मंगलवार को केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगाई गई है। अब इस संबंध में कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। अब सियासी दल के नेता अपने अपने फायदे के हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं। तीन दिन में सरकार ने लेटरल एंट्री से भर्ती का फैसला वापस ले लिया है। यानी केंद्र सरकार के सचिवों के विभिन्न पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती पर फिलहाल रोक लग गई है। ये रोक पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद लगाई गई। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी को निर्देश दिया है कि वो 17 अगस्त 2024 को जारी विज्ञापन वापस ले ले। करीब 40 से 45 पदों पर लेटरल एंट्री से भर्ती के लिए अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों से आवेदन मंगाए गए थे। सरकार के फैसले के बाद सियासत और सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, खड़गे जी ने मुद्दा उठाया, अन्य नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, पर असली बात यह है कि ये संविधान की जीत है, सामाजिक न्याय की जीत है, आरक्षण की जीत है। नेताओं के बीच क्रेडिट लेने की होड़ हो गई है। संविधान के पैरोकारों की विजय। 7 अगस्त को एक विज्ञापन आया लेटरल एंट्री का इन ब्रेजेंट डिफायंस, और उसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इसको रोल बैक करना होगा, क्योंकि एक के बाद एक निर्णय आप ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया। मुझे खुशी है और ये मेरे विश्वास को पुनः बल देता है कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाज के एक बड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की चिंताओं को समझा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितन राम मांझी ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। जितन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सबकी बात समझते हैं। बहुत अच्छा किया गया है। जैसे मांग बहुत लोगों को हुई थी कि उस तरह के एंट्री में शेड्यूल कास्ट आरक्षण नहीं देखा गया था, तो इस मांग को देख करके प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है कि अभी उस विज्ञापन को रद्द किया जाए। लेटरल एंट्री पर सरकार के नए फैसले को विपक्ष भले ही अपनी जीत बता रहा हो, बीजेपी का साफ कहना है कि आज भले ही ये लोग आरक्षण के बहाने राजनीतिक रोटी सेकें, लेकिन ये सच है कि लेटरल एंट्री को मंजूरी प्रशासनिक सुधार आयोग ने साल 2005 में ही दी थी, जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से आनंद अमृतराज और पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगने के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से बयान दे रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी डे फर्स्ट से इस लेटरल एंट्री के मामले पर विरोध दर्ज करा रहे थे और आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ जाकर के जो इस तरह का कहीं ना कहीं संयुक्त सचिव के स्तर की बहाली की जा रही थी, ये कहीं से उचित नहीं था। इस संबंध में जब चारों तरफ से इनको लगा कि विरोध की राजनीति में हम फंस चुके हैं, दबाव में आकर, विपक्ष के दबाव में आकर, अपने ही गठबंधन के सदस्यों के दबाव में आकर जो लेटरल एंट्री का एडवर्टीजमेंट थी यूपीएससी ने जो
विज्ञापन निकाला था उसको वापस लेने के, उसको विड्रॉ करने के निर्देश दिए हैं। हम इसका स्वागत भी करते हैं और प्रधानमंत्री को एक सलाह भी देते हैं कि अब वक्त आ गया है कि देश के मन की बात सुनना शुरू कीजिए, और देश अपने मन की बात विपक्ष के माध्यम से बोलता है। लेटरल एंट्री के मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेटरल एंट्री पर रोक लगा करके जो फैसला लिया है, हम सभी उस फैसले का स्वागत करते हैं। मोदी जी ने लेटरल एंट्री के मुद्दों पर रोक लगा करके ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब के संविधान को हम गीता, कुरान और बाइबल की तरह पवित्र मानते हैं। केंद्र सरकार ने जो भी इसको रोक लगाया है लेटरल एंट्री पे, तो एक तरह से सोच समझ कर लगाया है और स्वागत योग्य कदम है। और मतलब किसी भी चीज को अगर देश में नए तरीके से लागू करना है तो एक सर्वसम्मति बन जानी चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए था। तो सरकार ने प्रयास किया था लेकिन वापस कर लिया है, बहुत स्वागत योग्य कदम है। कांग्रेस की सरकारों ने पहले लेटरल एंट्री की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न पेशेवर लोगों को सरकार में शामिल किया है, पर उनके समय ये सारी प्रक्रिया पूरी तरीके से अपारदर्शी होती थी। बैकडोर एंट्री, यही उस समय लेटरल एंट्री का इकलौता फॉर्मूला था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने लेटरल एंट्री की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी करने की कोशिश की। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में बालू और पत्थर खनन को लेकर बड़ा बयान दिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नई नियमावली जब आएगी तो पूरा माफिया राज समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में खनन विभाग में माफिया राज खत्म करने के लिए कदम उठाए गए हैं, इसका असर अब दिखने लगा है। लघु और बृहद खनन के लिए सरकार की तरफ से क्या तैयारी चल रही है बिहार में, क्या नया कुछ आप करने जा रहे हैं? देखिए, कई कदम उठाया गया है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज खनन विभाग के अंदर जो माफिया राज कायम था उसको खत्म करने का हम लोग जो कदम उठाए हैं उसका असर दिखाई पड़ने जा रहा है। और जो बचा खुचा है, नई नियमावली जब आएगी तो उससे पूरा माफिया राज समाप्त होगा। आज लघु खनन में हमारे बालू और पत्थर जो भी अवैध खनन करते हैं, जितने सरकारी संस्था है, सभी सरकारी संस्था में अगर जो अवैध खनन का उपयोग करेंगे उस पर कार्रवाई और एक्शन होगा। और सारे सरकारी संस्था में टेंडर के माध्यम से जो काम लेते हैं उनको देना पड़ेगा चालान ओरिजिनल, और उसको खनन विभाग से हम मिलान कराएंगे, धराएंगे तो 25 गुना फाइन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों का हाल बेहाल हो चुका है और मरीज अब भगवान भरोसे दिन काट रहे हैं। सबसे बुरा हाल पीएमसीएच में भर्ती मरीजों का है। यहां मरीज पिछले कई दिन से दर्द से करा रहे हैं, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। ये हैं उर्मिला देवी। अस्पताल में 7 दिन से दर्द से कराह रही हैं। इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या ऑपरेशन कराना है? हाँ। क्या बोला जा रहा है? ऑपरेशन के लिए अभी कुछ नहीं बोला गया है। क्या हुआ है इनको? पैर टूट गया है। इलाज नहीं कर रहे हैं सर, इलाज के इंतजार में आज 15 दिन से बैठे हैं सर। ऑपरेशन भी कराना है? ऑपरेशन कराना है सर। पटना के पीएमसीएच में उर्मिला देवी अकेली नहीं है। इनकी तरह ही नवलेश, उमेश और मुन्ना भी इंतजार में हैं कि अब डॉक्टर आएंगे और इनका इलाज शुरू करेंगे। पटना अभी हड़ताल पे है डॉक्टर, इसकी वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा है। ऑपरेशन नहीं हो रहा? जी। कब तक ऑपरेशन होना था? पिछले मंगलवार को। 10 दिन से है यहाँ पे अभी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और उनकी हत्या के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर भी सुरक्षा की मांग को लेकर काम बंद किए हुए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीज इस इंतजार में हैं कि अब डॉक्टर साहब आएंगे और उनका इलाज करेंगे। देखिए कब इनका इलाज हो पाता है और कब ये स्वस्थ होकर अपने घर जा पाते हैं।
हड़ताल हो जाने के बाद ओटी व्यवस्था ठप हो गई और जो मरीज हैं वो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि धरती के भगवान काम पर जल्द लौटें और इनका इलाज शुरू हो सके, इनकी सर्जरी हो सके। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, युवक सत्यम की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है केवल एक बाइक लूटने के लिए हत्या की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका नाम सत्यम बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बाइक लूटने के फिराक में अपराधियों ने गोली मारकर सत्यम की हत्या कर दी। तो पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सत्यम नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक बाइक लूटने के फिराक में थे अपराधी और जब इसका विरोध किया जा रहा था सत्यम की तरफ से, तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस युवक की, जिसका नाम सत्यम है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।